नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। कूलाम्स लॉ जो है वो ना दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगती है, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलाम्स फोर्स बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगती है, उस फोर्स को मेजर करता है कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। कूलाम्स लॉ होता क्या है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही हमारा कूलाम्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, it states that the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, ये इसकी स्टेटमेंट बच्चों। अब स्टेटमेंट को ना मैथमेटिकली फॉर्म भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये आप थियोरेटिकली फॉर्म पढ़ लेते हैं। आपको मैं थियोरेटिकली फॉर्म बता देता हूँ। कूलाम्स लॉ की जो थियोरेटिकली फॉर्म बच्चों वो है क्या, कूलाम्स साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो हमारे दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, तो वो फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट के। किसकी प्रोडक्ट के, उनके मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। किसके मैग्नीट्यूड के, चार्ज के। दो हमारे चार्ज है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज लिख लो बच्चों, यहाँ पे चार्ज आएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और फिर क्या कहा उसने, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी। वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बता रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम यहाँ से ना मैथमेटिकली फॉर्म कर लेते हैं। देखो क्या कहा इसने, देखो दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, फोर्स जो होगी, फोर्स पहले मैं हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो मेरे पास ये दो पॉइंट चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट चार्ज ये मेरे पास सेकंड पॉइंट चार्ज है। ये मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट पे ले लेते Q1 चार्ज, बी पॉइंट पे मैंने मान लिया Q2 चार्ज है। लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, दोनों चार्ज के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसकी जो वैल्यू वो है R। अब बात आती है बच्चों, इनके बीच में या तो फोर्स का अट्रैक्शन होएगा या फिर इनके बीच में रिपल्सन होएगा। रिपल्सन होएगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे, अट्रैक्शन होएगा तो पास पास आएंगे। तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होएगी, वो फोर्स क्या कह रही है, वो फोर्स स्टेटमेंट में देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्ज की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों चार्ज का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट के क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा दिया फोर्स को। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, अब यही फोर्स कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बताया गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दो चार्ज आपके Q1 और Q2, यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इन दोनों चार्जेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दो इक्वेशन बनी हमारी ये, दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा फोर्स जो हो जाएगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारी K की वैल्यू, ये हमारी F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब F की वैल्यू आ गई तो इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ 1। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे बच्चों आगे
ये बात करेंगे कि ये के होता क्या है, के क्या होता है, के वेयर जो इस के है इसको क्या बोलते हैं, इज, इसको क्या बोलते हैं, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है ये नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। ये ना मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने दो चार्ज को सेपरेट कर रखा ना, इन दोनों चार्ज को हमने देखो जिस मीडियम में रखा हुआ है और जहाँ पे इनको मैंने सेपरेट कर रखा है ये उस पर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो कूलम्स लॉ में जो की वैल्यू है, ये तो क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है मीडियम की। जो हमारे दो चार्ज रखे हुए हैं जिस मीडियम में रखे हैं उस चार्ज के, वो चार्ज कौन से मीडियम में रखे हुए हैं, जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे हैं उसकी मीडियम के बीच, उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है के की वैल्यू। अब बात करते हैं, अगर चार्ज को मैंने सिचुएट कर दिया फ्री स्पेस में, अगर मैंने मान लिया इन दोनों चार्ज को किस में रख दिया, फ्री स्पेस में रख दिया, फ्री स्पेस के अंदर मैं इन चार्ज को प्लेस कर देता हूँ, तो उसमें के की वैल्यू जो लेते हैं ना, क्या लेते हैं हम, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर हम जो चार्ज की वैल्यू लेते हैं, जो फ्री स्पेस होता है कौन सा आपको पता है ना, फ्री स्पेस कौन सा, एयर या वैक्यूम। फ्री स्पेस ये होते हैं हमारे, फ्री स्पेस जो होते हैं वो हमारा एयर या वैक्यूम होता है। देन तो हमारा जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में जो हमारी के की वैल्यू होती है उसको क्या ले लेते हैं फिर 1 मानते हैं फिर, ठीक है। इन एसआई, अगर एसआई सिस्टम की बात करें, देखो सीजीएस सिस्टम आपने पहले पढ़ा हुआ 11th क्लास में, सीजीएस सिस्टम भी आपने पढ़ा हुआ बच्चों और एसआई सिस्टम भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। एसआई सिस्टम की और बात कर लेते हैं अब एसआई सिस्टम कौन सा है, एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर आपको के की वैल्यू कितनी होती है, आपकी के की वैल्यू, जो के की वैल्यू होती है ये होती है 9 × 10⁻⁹। ये आई कहाँ से, अब बता देते हैं। के की वैल्यू, जो के की वैल्यू होती है वो एसआई सिस्टम में हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेते हैं 8.85 10⁻12। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी के की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 9 × 10⁹। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिकल में आपको याद रखनी बच्चों, ठीक है। ये है के की वैल्यू। अब बात आती है के की वैल्यू में ना एक टर्म आई है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ लिख देते हैं वेयर, जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैं परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद परमिटिविटी के बारे में ही करेंगे एक्सप्लेन। ये क्या होती है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है किसकी, ऑफ द फ्री स्पेस। जो हमारा फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, ठीक है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर परमिटिविटी के बारे में भी डिफाइन करेंगे। अब क्या करो, जो ऐसा ही सिस्टम में जो के की वैल्यू आई, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। ये के की वैल्यू क्या करो ऐसा ही सिस्टम की, ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम पुट कर देते हैं तो जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये रखे के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारी कूलाम फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 3, और जो हमारी ये आई थी, ये जो ये वाली है, ये यहाँ पे इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमारी 3 इक्वेशन बन जाती है यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के बाद बच्चों हम पहले क्या करेंगे, जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ से निकाल के परमिटिविटी की डेफिनेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, अब परमिटिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। देखो उसके बाद आती है परमिटिविटी। मैंने अभी बताया था आपको परमिटिविटी होती क्या है। तो परमिटिविटी जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। अभी मैंने क्या किया था, मैंने 2 चार्ज को क्या किया था, 2 चार्ज को रखा हुआ था किसी मीडियम के अंदर। मेरे 2 जो चार्ज थे, एक था Q1
सेकंड था Q2, उसको हमने क्या रखा हुआ था, उनको हमने फ्री स्पेस में रखा हुआ था। इन दोनों को हमने फ्री स्पेस में रखा हुआ था, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, r था। तो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होती है ये मीडियम की, ये जो जिस मीडियम में रखी ना, ये उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो इनके बीच में लगने वाली फोर्स है उसको डिटरमाइन करे, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करे। मतलब जिस मीडियम में इसको रखा है उस मीडियम में कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिटरमाइन करने की करती है परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी होती है बच्चों, ठीक है। तो परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है ये क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट जो आती है परमिटिविटी, जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे वाटर के लिए जो एग्जांपल होता है परमिटिविटी का, वो एग्जांपल लेते हैं के की वैल्यू, या हम परमिटिविटी की वैल्यू जो लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू वो लेते हैं 80। परमिटिविटी की डेफिनेशन क्लियर है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी वैल्यू जो होती है वो होती है 80। अब बात करते हैं एप्सिलॉन या परमिटिविटी। परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला आया था अभी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई f r²। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स। चार्ज की यूनिट कूलम, सेकंड चार्ज की भी कूलम। 4 पाई कांस्टेंट होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। टोटल क्या बनेगा यहाँ से, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की जो यूनिट आ जाएगी यहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये इसकी यूनिट होती है एप्सिलॉन की। ये तो हमारी है यूनिट। अब ऐसे इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट करेंगे। देखो परमिटिविटी को मैं दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है परमिटिविटी, क्या होती है, दो चार्ज जिस मीडियम में आपने सिचुएट किए हैं उस मीडियम में ये दोनों चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगती है, कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, उसको डिटरमाइन करता है परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। एप्सिलॉन की वैल्यू या परमिटिविटी वैल्यू वाटर के लिए जो होती है वो 18 होती है। एयर के लिए जो होती है बच्चों, एयर के लिए वो 1.0000 होती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके। अगर परमिटिविटी के लिए मैं एक तरह से एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने मान लो इन दोनों चार्ज को मैंने वाटर में रख दिया। मान लो ये चार्ज है, अब किस में रख दिया, वाटर में रखे हुए हैं। अगर मैंने इन दोनों चार्ज को वाटर में रख दिया तो इनमें लगने वाली जो फोर्स होगी दोनों के बीच में, वो इनके बीच में तो लगने वाली जो फोर्स है F, वो फोर्स 1/18 टाइम्स कम होगी, कम 1/18 टाइम्स कम होगी। किससे, अगर सेम चार्ज को अगर मैंने वाटर में ना रख के अब एयर में रख दिया। देखो अगर मैंने इनको एयर में रख दिया, अगर मैंने इन दोनों चार्ज को एयर में रख दिया, ठीक है, तो उसके बजाय जो हमारी जो फोर्स होगी वाटर के अंदर, पहले क्या रखा था वाटर में, वाटर के अंदर जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में वो 1/18 टाइम्स कम होगी। किससे, जब हम इसको दोनों चार्ज को कहाँ रख देंगे, एयर में। इन दो चार्ज को एयर में रखेंगे, उसके बजाय 1/80 टाइम्स कम होगी। या आप ऐसे कह सकते हो जो परमिटिविटी है वाटर की, वो जो परमिटिविटी है वाटर की वो 80 टाइम्स ज़्यादा है, वो 80 टाइम्स ज़्यादा है। किससे, जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जो एयर की है, एयर की परमिटिविटी से 80 टाइम्स क्या ज़्यादा है, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये थी परमिटिविटी। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन। डायमेंशन भी आते हैं बच्चों, डायमेंशन क्या हो, डायमेंशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी अब इसकी एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालने हैं। फॉर्मूला हमने नोट किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई F इंटू में r²। चार्ज की क्या होती है, 80 होती है, दूसरे चार्ज की भी क्या होती है 80। 4 पाई कांस्टेंट उसकी होती नहीं, न्यूटन की होती है mLT-2, ठीक है। डिस्टेंस की क्या होती है L²। ये आपको पता चार्ज की कैसे आई, चार्ज की अगर किसी को नहीं आती तो करंट का फॉर्मूला याद रख लेना, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम होता है, यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इंटू में टाइम। करंट की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर। और टाइम की क्या होती है, टी। तो ये आ जाएगा AT। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 80, ठीक है बच्चों। तो चार्ज की आ जाएगी 80 इंटू 80, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 80 का स्क्वायर हो जाएगा,
अपॉन में एम एल टी स्क्वेयर इंटू में एल स्क्वेयर, एल इंटू एल, एल क्यूब, एम को ऊपर ले जाते हैं एम माइनस, ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी बच्चों इसके बाद। ठीक है, हमने क्या किया था इसमें, चार्ज का फॉर्मूला रखा। दोबारा से मैं आपको बता दूं डायमेंशन कैसे फाइंड आउट की है। चार्ज का फॉर्मूला देखो, चार्ज की वैल्यू कैसे निकाली, चार्ज करंट से आई थी। चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम होता है, करंट की एम्पियर होती है, टाइम के लिए टी, तो ये डायमेंशन बन जाएगी 80। तो चार्ज की 80, दूसरे चार्ज के लिए भी 80, 4 पाई कॉन्स्टेंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स की होती है MLT माइनस 2, डिस्टेंस की होती है एल स्क्वेयर। इसको सबको सोल्व करके बच्चों 80 का होल स्क्वेयर बनेगा, एल स्क्वेयर और एल क्यूब बन जाएगा नीचे आगे, वो ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर -2 ऊपर जाएगी, उसके साथ ऐड हो जाएगी, तो टोटल टी की पावर 4 बनेगी, ए स्क्वेयर था वो। तो इस तरह से हमारी ये डायमेंशन आ जाती है। और एप्सिलॉन की वैल्यू जो मैंने आपको बताई वो कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होती है बच्चों। ये हमारी क्या है, एप्सिलॉन की परमिटिविटी। ये आपका कूलम्स लॉ था कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करेंगे अब। ठीक है, आपकी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब देखो, आपने पहले पढ़ लिया कूलम्स लॉ, पहले आप पढ़ चुके हो क्या, जो फोर्स होती है, पहले हम फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला आया था कूलम्स लॉ का, K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। या आप इसको ऐसे ना लिख सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला आया था कूलम्ब फोर्स का। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था बच्चों, कूलम्ब फोर्स थी ये। इसको वेक्टर फॉर्म में करना है आपको। कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 डायमेंशनल कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये मेरे पास है 3 डायमेंशनल एक्सिस। 3 डायमेंशनल एक्सिस कौन सी होती है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये तो हमारी 3D है। अब इसके अंदर मैंने मान ली 2 चार्ज हमारे Q1 और Q2, ये 2 चार्ज मान लेते हैं हम यहाँ पे। ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो मैंने मान लिया Q1 है, बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है Q2। हमारे पास 2 चार्ज है। जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज को बच्चों हमने क्या कर लिया, फर्स्ट चार्ज को मैंने ज्वाइन कर दिया ओरिजिन के साथ। फर्स्ट चार्ज को ज्वाइन कर दो ओरिजिन के साथ। देखो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। अब हमें ये देखना है कि ओरिजिन से वो कहाँ पे, ओरिजिन से वो ए पॉइंट पे, तो हमें डायरेक्शन कहाँ देनी है, ए की तरफ ऐसे, क्योंकि सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है, हमें ये रेफरेंस पॉइंट है एक, इस रेफरेंस पॉइंट से हम ये पता करेंगे वो किधर है, वो वहाँ पे उस साइड है, ए की तरफ है। तो ऐसे ही आपको बी पॉइंट को करना है। बी पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, तो इसके लिए भी आप डायरेक्शन शो करोगे इधर, बी पॉइंट भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह से जो आपके दोनों चार्ज की पोजीशन है उसको हम मान लेते हैं। जो फर्स्ट चार्ज है वो उसका, जिसकी जो पोजीशन है वो R1 वेक्टर, जो सेकंड है उसकी जो पोजीशन है वो मैंने मान ली R2 वेक्टर। ये आपके पोजीशन वेक्टर है जो इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है, Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है ओरिजिन से। ये इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से। तो अब बात करते हैं इनकी डिस्टेंस की। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है, सेम साइन के हैं, तो इनके बीच में या तो फोर्स होगी, या तो फोर्स का अट्रैक्शन होगा, या इनके बीच में फोर्स का रिपल्सन होएगा। अगर अट्रैक्शन होएगा तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैंने मान लिया कि इस चार्ज ने, फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज ने फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई है इधर। मैंने मान लिया जो फोर्स है ये F12, ये कौन सी फोर्स है बच्चों, F12 फोर्स कौन सी है, 1 पे लगी, 1 पे लगी, 2 ने लगाई। जो पीछे वाला होगा ना वो लगा रहा है, ठीक है, जो आगे वाला उस पर लग रही है। तो F12 का हम लोग क्या, 1 पे लगी, 2 ने लगाई। ऐसे ही 1 वाला क्या करेगा, 2 पे लगाया। 1 वाला जब 2 पे लगाया तो वो इधर लगा देगा फोर्स। मैंने मान ली यहाँ पे इसने जो फोर्स लगाई वो है F21। 2 पे लगी, किसने लगाई, फर्स्ट ने लगाई। ठीक है, अब ध्यान से रखना एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फोर्स मैंने बताई थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताई थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्टेंस की। अगर मैं फोर्स लूँगा F12 तो इसका जो डिस्टेंस लेंगे ना, इसका डिस्टेंस इन्वर्सली लेना है। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की है। मान लो कि आपकी फोर्स है F12, तो जी जो डिस्टेंस लेंगे ना इनके दोनों के बीच का, डिस्टेंस क्या होगा, एक R12 होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा R21 होगा। अब सोचने की बात है कि इनमें से लेंगे कौन सा, किसके साथ कौन सा लेंगे। फोर्स है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जो फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर F12 फोर्स है तो आपको जो डिस्टेंस लेना वो R21 वाला लेना है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल इसलिए। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रही है तो जो आपको जो डिस्टेंस लेना वो क्या लेना है, R21 लेना है।
फोर्स इधर लग रही है तो इसका जो डिस्टेंस लेना है F21 जो है फोर्स ये लेनी है, तो इसका डिस्टेंस जो लेना है वो क्या लेना है R12। इस तरह से आपको फोर्स लेनी है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने सारी बेसिक बातें बताई है। आपको मेन है क्या, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के साथ अब इसकी डेरिवेशन करते हैं स्टार्ट। आपको स्टार्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सारी चीज़ लिखनी है। क्या R1 क्या है, R1 है OA, ये वेक्टर फॉर्म में जरूर, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर जरूर लगाना है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ऐसे ही R2 को मेंशन कर देते हैं OB। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का जाना है कि कितना चार्ज लीड कर रहा है Q1 से Q2, वो निकालना है। ये क्या, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, आपने पढ़ा था 11th क्लास में, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो मैंने मान लिया, एक तो है R12 को कैसे लिखते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जो आपका R2 वेक्टर उसमें से R1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड वाला लिखना है। अगर आप A से B डिस्टेंस मेजर कर रहे तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। अगर आप B से A मेजर करते हो डिस्टेंस, जो R12 जो होगा वो किसके लिए होगा बच्चों, R12 किसके लिए होगा, F21 फोर्स के लिए होगा। ऐसे ही R21 वेक्टर जो लेंगे वो भी क्या लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें क्या लिखोगे अब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको इस तरह से लिखोगे। अगर B से A करना है, ये किसके लिए बनेगा, ये बनेगा F12 के लिए, F12 के लिए बनेगा R21, F21 के लिए बनेगा R12। तो ये तो हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाते हैं इस तरह से। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो हमारा जो R21 वेक्टर है, जो R12 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आपने ना पढ़ा था 11th क्लास में, मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी, पहले मैं सिंपल बता देता हूँ। आपने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ए कैप क्या था, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, आप ऐसे पढ़ते थे। तो सेम आपको इनके साथ ये डेफिनेशन लगानी है। हम पहले करेंगे R12 के लिए। R12 का हमें क्या चाहिए, R12 का हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसे निकालेंगे, R12 का वेक्टर अपोन में R12 का उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ जाएगी बच्चों। ऐसे ही आप दूसरे के लिए निकालो। दूसरा कौन है, R21 कैप निकालना है तो कैसे निकालोगे, R21 वेक्टर अपोन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये R12 और R21 वेक्टर की क्या आ जाएगी, यूनिट वेक्टर की वैल्यूज आ जाएगी। ये यूनिट वेक्टर होते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स कौन कौन सी लग रही थी, हमारी फोर्स कौन कौन सी लग रही है, हमने मान ली थी इफ़ F12 क्या थी, ये क्या फोर्स है, किसके ऊपर फोर्स है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और दूसरी कौन है, F21, ये क्या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये वो फोर्स है जो 1 पे लगी 2 ने लगाई, ये वो जो 2 पे लगी 1 ने लगाई, ठीक है। ये तो आपकी फोर्स। अब कूलम फोर्स को वैक्यूम में, मतलब कूलम जो फोर्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग फोर्स के लिए 2 फोर्स है, दोनों फोर्स को हम इस फॉर्मूले को देख के हम दोनों फोर्स के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं F12 के लिए। उस फॉर्मूले को आपको देखना बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को, ये वाला आपको इसको देखना ध्यान से। क्या है, 1/4πε Q1 Q2 अपोन में डिस्टेंस मैंने बता दें, यहाँ R12 है तो उसका क्या लेना है, उल्टा रेसिप्रोकल लेना है, R21 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में इसका एक यूनिट वेक्टर है R21 कैप, वो मल्टीप्लाई करना है। ये था यूनिट वेक्टर। अगर मैं यूनिट वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करता तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड खाली 1 हो, यूनिट हो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कर ली, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आपकी ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। ये किसके एलोंग आई है, एलोंग ए बी, ये ए बी के एलोंग आई है फोर्स, सॉरी बी ए के एलोंग आई है, ये है बी ए, ये बी ए के एलोंग आई है फोर्स। ऐसे ही आपको दूसरी फोर्स निकालनी है। दूसरी फोर्स कैसे निकालोगे, अब आप दूसरी फोर्स भी है ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो F21 फोर्स चाहिए आपको, क्या लिखोगे उसके लिए, 1/4πε Q1 Q2
अपॉन में R12 आ जाएगा बच्चों अब यहाँ, क्योंकि फोर्स उल्टा हो जाएगी। फिर से मैंने आपको पहले बता दिया था इसका स्क्वायर R12 वेक्टर कैप का वेक्टर, ये किधर आएगी अलोंग ए बी के अलोंग, ठीक है। F21 की तरफ थी ए बी के अलोंग, और बी ए के अलोंग कौन सी है, F12 है, F12 थी बी ए के अलोंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर जो हमारे यूनिट वेक्टर आए थे R12 और R21 की वैल्यू, R12 की वैल्यू क्या है, ये है, R21 की वैल्यू क्या है, R21 अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे पुट कर दो बच्चों दोनों में, ठीक है। अब ये जैसे हम ये पुट करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R12 एंड R21 वेक्टर, अगर हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं इन इक्वेशन में, तो एफ हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है F12 वो क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, R21 कैप की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन और साथ में R21 वेक्टर का क्यूब, 2 पावर यहाँ 1 पावर ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3, और ऊपर यहाँ पे क्या लिखोगे R21 वेक्टर, ये आ जाएगा बच्चों। सेम आपको करना है F21 के लिए, F21 के लिए भी ऐसे करो। आप इसको देख के लिख सकते हो डायरेक्ट, आप इस वाले फॉर्मेट सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो देख के, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। नीचे क्या आएगा, R12 का वेक्टर का क्यूब और साथ में R12 वेक्टर, ये आपकी क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। ये फोर्स जो है, इस फोर्स का क्या है, अपोजिट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स का डिस्टेंस है वो F12 है, और जो डिस्टेंस इसका वो है 21, ठीक है। इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से क्या है, अपोजिट है, अपोजिट हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अब वो भी हो रहा है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ वो भी होता है, तो साथ साथ हम इसके 2 केस भी कर लेते हैं बच्चों, वो कौन कौन से देखो ध्यान से। ओके, अब हम केस करते हैं बच्चों इसके, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस बनता है वो बनता है क्या, अगर हमारे इफ़ दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2 आर ऑफ द सेम साइन, अगर ये सेम साइन के हो जाए, सेम साइन के कैसे होंगे, सेम साइन के कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो, आप कह सकते हो बोथ नेगेटिव, या बोथ क्या हो, दोनों ही दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। सेम साइन तो तभी हो ना जब दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज में Q1 और Q2 की जो वैल्यू है सेम साइन है, तो दोनों की जो नेगेटिव वैल्यू है, या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो अब उनकी जो प्रोडक्ट होगी Q1 और Q2, अगर दोनों ही प्रोडक्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव हुई प्लस बनेगा, प्लस हो गया तो 0 से बड़ी वाली क्वांटिटी आएगी। अगर दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, दोनों ही प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रही है फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये फोर्स का रिपल्सन शो करती है, बताती है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस है, सेकंड केस क्या, इफ Q1 Q2 आर ऑफ द अपोजिट साइन, अगर दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हो जाए, दोनों अपोजिट साइन का होने का मतलब क्या है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, एक तो इसमें से पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। जब एक पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी, 0 से छोटी। यहाँ पे क्या आ रही है, 0 से बड़ी, क्योंकि दोनों नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना, ऐसे प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी प्लस ही बनेगा, जो कि 0 से बड़ी आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 से हमेशा छोटी ही आएगी, 0 से छोटी आएगी। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स का अट्रैक्शन शो करता है यहाँ पे, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, जो हमारी फोर्स है F12 वो क्या है, वो अपोजिट है, वो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ वो भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ साथ है ना, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है
कि बताओ कि जो हमारा फोर्स आई थी न्यूटन, जो कूलाम फोर्स है, कूलाम फोर्स तो आपने पता कर ली। कूलाम फोर्स क्या थी, क्या इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या वन क्या टू अपोन में 4 पाई एप्स नोट आर स्क्वेयर। एक होती है फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m1 m2 डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर होता है। बात आती है इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे रख देता हूँ और कोई दूसरी चार्ज बॉडी उसके पास लेके जाती है तो उसको ट्रैक करेगा, रिपल करेगी। रिपल करेगा तो मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये कूलाम्स लॉ जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में हमेशा ही ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये याद रखना आप। अब इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं साथ में। क्वेश्चन है हाउ इज़ द फोर्स अफेक्टेड। फोर्स किस तरह से अफेक्टेड होगी बिटवीन टू चार्जेज। उन दो क्वेश्चन में कहा कि दो चार्ज के बीच की फोर्स जो होगी वो किस तरह से इफेक्ट होगी व्हेन ईच चार्ज इज डबल, जब व्हेन ईच चार्ज इज डबल। ये कह रहा अगर एक चार्ज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका फर्स्ट। क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आपकी फोर्स किस तरह से अफेक्ट हो जाएगी अगर अगर आप दो चार्ज के बीच की जो फोर्स है वो किस तरह से इफेक्ट होगी अगर उनकी हर एक की वैल्यू क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, और साथ में उनके बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दिया जाए। एंड और क्या लिख देता हूँ मैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। अगर उनके बीच का डिस्टेंस भी हम डबल कर दें तो, उनके बीच का डिस्टेंस भी अगर डबल कर दे तो सॉल्यूशन देखो। अब हमारे पास फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ठीक है, फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ हर एक चार्ज की वैल्यू डबल हो जाए, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाए, डबल। तो चार्ज की वैल्यू डबल, इसकी भी डबल, डिस्टेंस का भी डबल कर दिया, तो ऊपर क्या बनेगा 4, नीचे भी क्या बनेगा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स सेम रहेगी। तो फोर्स क्या रहेगी, फोर्स रिमेन्स सेम, कोई इफेक्ट ही नहीं आया क्योंकि 1 टाइम्स है, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो वो सेम ही तो रहेगी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था कूलाम्स लॉ के ऊपर। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वो है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक और 3 डेफिनेशन रहती है, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे हम आज ही। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैंने अभी बताया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको जो डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर। आर का मतलब रिलेटिव और इसको क्या बोलते थे, परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते थे और आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो ये होती क्या है, मान लो मेरे पास 2 चार्ज है, फिर से हुई, अगर मेरे पास Q1 चार्ज है, ठीक है, सेकंड है Q2 चार्ज। अगर इन दोनों चार्ज को मैंने रख दिया कहाँ पे, इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में सिचुएट कर दिया, फ्री स्पेस के अंदर रख देते। पहला केस ले लेते हैं हम किस में, फ्री स्पेस। अगर दोनों चार्ज को मैंने फ्री स्पेस के अंदर रख दिया, ठीक है, तो फ्री स्पेस में रख दिया तो मतलब मीडियम में रख दिया ना, फ्री स्पेस में रख देते हैं, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो क्या बन जाएगी, मीडियम की फोर्स। मैंने मान ली इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो मीडियम की फोर्स, तो फॉर्मूला लिखेंगे मीडियम की फोर्स का, FM 1/4 पाई एप्स नोट, चार्ज Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R, उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगी क्या, आपकी फोर्स आ जाएगी, किसकी, ये आपकी फोर्स आ जाएगी मीडियम की। मीडियम के लेना परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नोट नहीं लगाना आपको क्योंकि मीडियम में है, ये मीडियम में मैंने रख दिए, या आप लिख दो यहाँ जो ये दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हैं किस में रखे हुए हैं, ये मीडियम में रखें। किसी मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकती है, ठीक है। तो इनमें मैंने रख दिया, जो उस मीडियम में रखेंगे तो उन दोनों के उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स बनेगी वो कितनी बनेगी, क्या उनके ऑटोपन 4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं लगाना क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी है R स्क्वायर। ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगी फर्स्ट।
सेम चार्ज को अगर मैं अब इन दोनों चार्ज को अगर मैं कहाँ रख देता हूँ, अब इन दोनों चार्ज को मैंने क्या कर दिया, किसी Q1 और Q2 चार्ज को किसी कहाँ रख देता हूँ, वैक्यूम में रख देता हूँ, वैक्यूम में रख देते हैं, वैक्यूम। अगर इन दोनों चार्ज को अगर मैं वैक्यूम में रख देता हूँ, ये तो कहाँ रखा तो किसी मीडियम में, मीडियम कौन सा था, फ्री स्पेस था, और फ्री स्पेस मतलब एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी लगने वाली जो फोर्स बनेगी वो किसकी बनेगी, वैक्यूम की बनेगी। तो यहाँ पे वैक्यूम को नोट से, जो वैक्यूम होता है ना उसको नोट से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट करना, क्योंकि ये वैक्यूम की बात आ गई अब यहाँ Q1 Q2 अपॉन में R²। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आ जाएगी बच्चों हमारी, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर देते हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग, हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट, 2 को फर्स्ट डिवाइड करो, एफ नोट को डिवाइड कर दिया एफ एम के साथ। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे, डिस्टेंस भी कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ नीचे बचेगा, देखो ये क्या है एप्सिलॉन क्या हो जाएगा नीचे, और एप्सिलॉन क्या बचेगा ऊपर। इसको जब इससे डिवाइड करो तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गई, ये एप्सिलॉन अपरोमने में एप्सिलॉन आ जाएगा। इन दोनों की रेशियो को हम एप्सिलॉन आर या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। यही होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव, आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे यहाँ से, इसे दो डेफिनेशन बनेगी बच्चों, यहाँ से आप लिख लेना, इसी से बन जाएगी क्या, इट इज़ डिफाइन एज रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में बी डिफाइन एज द परमिटिविटी इन, किस में थी ये परमिटिविटी, मीडियम में, द परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम, कि जो मीडियम की परमिटिविटी है अगर उसको मैं वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देता हूँ, उन दोनों की जो रेशियो ले लेता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन द मीडियम, उन दोनों की जो रेशियो होती है उसको भी क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसके मैं एग्जांपल लेता तो मैंने वैसे पहले ही बताया था, जो के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू मैं बता देता हूँ किस किस के लिए कितनी होती है, जो वैक्यूम के लिए होती है, वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो, के की वैल्यू जो हाइड्रोजन के लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए के की वैल्यू होती है 1.00026, इतनी होती है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जो के की वैल्यू आपकी ग्लास के लिए होती है 3 to 4 होती है, ग्लास के लिए जो के की वैल्यू होती है 3 से लेके 4 की होती है। वाटर के लिए मैंने आपको बताई थी पहले कितनी होती है, के की वैल्यू 80 होती है। ठीक है, के की वैल्यू 80 होती है, 81 होती है, राउंड ऑफ करके 81 हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली वैसे 80 होती थी लेकिन राउंड ऑफ करके हम लेते हैं 80। फिफ्थ है एयर के लिए हम कितनी लेते हैं के की वैल्यू 1.006, और ये आपके मतलब एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह से ये के की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे एक बात और आती है, अगर आपको परमिटिविटी निकालनी ये वाली मीडियम की, अगर परमिटिविटी मीडियम की निकालनी हो तो यहाँ से क्या होगा, परमिटिविटी की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ से, या आप इसको के भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी लिख सकते हो दोनों में से। अगर आपको यहाँ से मीडियम की परमिटिविटी निकालनी, क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी थी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, या आप इसको भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। परमिटिविटी अगर मीडियम की, या मीडियम में रख दिया उसको, दो चार्ज को, अगर फोर्स जो होगी दो चार्ज के बीच में, अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, अगर मान लो इनको दो चार्ज को वाटर में रख दिया मैंने, ठीक है, अगर वाटर में रख दूंगा मैं, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, ये है के की वैल्यू। के की वैल्यू 81 यहाँ रख के हम उसकी मीडियम की परमिटिविटी निकाल लेंगे। फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ, मीडियम वाली फोर्स में, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट के
इंटू में आर स्क्वेयर, ये हमारी फोर्स बन जाएगी। अब देखो ध्यान से, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर स्क्वेयर, ये रहा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वेयर, यहाँ पे भी है। तो ये किसको रिप्लेस कर दो, इस टर्म को एफ नोट से डी नोट रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इसको लिख देते हैं एफ नोट, रिप्लेस कर दिया इसको एफ नोट अपॉन में के। तो जो मीडियम की फोर्स है, ये थी मीडियम की, वो क्या होगी एफ नोट अपॉन में के, मतलब के टाइम्स कम हो जाएगी। इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं आपको, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रहेगा के की वैल्यू यहाँ, ठीक है, और उनके बीच में लगेगी कितनी फोर्स लगेगी, आपको ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ उसमें वाटर के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, अब ये पूछा जाए तो आपको के की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखोगे, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ रखोगे, सोल्व करके एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, उस एप्सिलॉन की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे रखने के बाद आपकी जो फोर्स की बन जाएगी मीडियम की, वो के टाइम्स कम हो जाएगी। या आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू में वैक्यूम में दे रखी तो यहाँ वैल्यू पुट करके के की वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है अगर मेरे पास एक से ज़्यादा चार्ज, दो से ज़्यादा चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगती है, तो कूलम्ब्स लॉ से हम उसको सोल्व कर लेते थे, उसके बीच की फोर्स निकाल लेते थे। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता था अगर बहुत सारे चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज की वजह से आपको मल्टीपल चार्ज की वजह से टोटल फोर्स निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे, अलग अलग चार्ज की फोर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो अलग अलग चार्ज की फोर्स जो आएगी उनकी फोर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट बनेगा वो टोटल रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा, तो टोटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने से पहले मैं आपको ना दो चार्ज के बारे में बता देता हूँ। एक होता है हमारा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम क्या नोट से डिनोट करते हैं बच्चों, और जो हमारा दूसरा होता है एक होता है सोर्स चार्ज। ये दोनों की दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, जो प्रोड्यूस करे, विच प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स के इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, जो फोर्स के इफेक्ट को प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। सोर्स का मतलब नाम से पता चला, सोर्स का मतलब जो निकालेगा। जैसे सन है, सन क्या होता है, सोर्स है, एनर्जी का सोर्स होता है, वो क्या देता है, एनर्जी देता है। इसी तरह से ये जो चार्ज होगा ये भी प्रोड्यूस करेगा अपने आप में, क्या, फोर्स के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है, टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज की वजह से जो इफेक्ट बनेगा फोर्स का, सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स बनेगी उसके इफेक्ट को टेस्ट करेगा कौन, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम ऐसे लेंगे, वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, वो हमारा टेस्ट चार्ज इसके इफेक्ट को क्या करेगा, इफेक्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि टेस्ट चार्ज का, सोर्स चार्ज का इस टॉपिक के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में काम आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में काम आएगा ये टॉपिक, ये डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आप। तो चलो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लेते हैं बच्चों। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो टोटल फोर्स होती है किसकी वजह से, अलग अलग चार्ज की वजह से, F01 प्लस F02 प्लस में F03 प्लस में सोन प्लस में F0n। मान लो मेरे पास मल्टीपल चार्ज है यहाँ पे, मैं इस डेरिवेशन को सोल्व करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमें ये करना काम, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ 3 डायमेंशनल एक्सिस है, फिर से मेरे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस मान लेते हैं फिर से हम। 3 डायमेंशनल एक्सिस वही होती है कि क्या, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, और तीनों की तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अब इसके अंदर मैंने 3 डायमेंशन में मल्टीपल चार्ज कंसीडर कर लिए। मेरे पास मल्टीपल चार्ज है, मैंने मान लिया फर्स्ट चार्ज ये Q1, सेकंड जो चार्ज है वो मैंने मान लिया क्या है, Q2। ऐसे करते करते मैंने कोई थर्ड चार्ज मान लिया Q3। ऐसे करते करते मल्टीपल चार्ज है तो कोई nth चार्ज भी मान लेते हैं, उसका वो क्या है, Qn। ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे मल्टीपल चार्ज कंसीडर कर लिए हैं। तो फर्स्ट जो चार्ज है Q1 है, सेकंड Q2, Q3 है, Qn है। अब इनकी क्या करनी है, इनकी पोजीशन भी डिस्क्राइब करनी है आपको। पोजीशन इसकी मैंने मान ली R1 है, जो सेकंड चार्ज है उसकी जो पोजीशन है वो मैंने मान ली क्या है, R2 है। थर्ड चार्ज की जो पोजीशन है वो क्या मान लेते हैं,
R3 और जो लास्ट चार्ज है उसकी पोजीशन मान लेते हैं Rn। ये तो है इनकी पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है इनके। अब हम क्या करें, इन मल्टीपल चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, अब इन सभी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो फोर्स निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया मैंने, ये Q0। ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये सारे मल्टीपल चार्ज जितने भी अपने आप में क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये तो सारे अपने आप में सोर्स चार्ज है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा जितने भी आपके ये मल्टीपल चार्ज है, अलग अलग चार्ज की वजह से कौन सा चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाया। जैसे हम फर्स्ट चार्ज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट चार्ज ने टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दी, मैंने मान ली ये फोर्स लगाई है F01। 01 का मतलब जीरो पे लगी। जीरो कौन है, Q0। Q0 मतलब आपका टेस्ट चार्ज है Q0, उस पर लगी, किसने लगाई, 1 ने लगाई, तो फोर्स क्या बनेगी, 0 1 बनेगी। ऐसे ही 2 वाला लगाएगा, जब 2 वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों, वो फोर्स मैंने मान ली F02। ये वो फोर्स है जो 0 पे लगी, 2 ने लगाई। ऐसे 3 थर्ड वाला लगाया, थर्ड वाला मैंने मान लिया ये लगा देता इधर, इसकी फोर्स मैंने मान ली F03। ये वो फोर्स है जो 0 पे लगी, थर्ड ने लगाई, टेस्ट चार्ज पे लगी। सोर्स चार्ज कौन सा था, थर्ड था, थर्ड सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे लगा दी। ऐसे ही NS चार्ज, एक ये NH चार्ज है, इस NH चार्ज ने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी फोर्स लगा दी, ये मैंने मान ली F0N। ये फोर्स है जो टेस्ट चार्ज पे लगाई, सोर्स चार्ज कौन सा है, NH सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा दी। अब आपको सारी चीज़ लिखनी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, F01 है, वो क्या है, ये फोर्स है, किसके ऊपर फोर्स है, ये फोर्स लग रही है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू Q1। ऐसे आप F02 भी लिख सकते हो, ये फोर्स है ऑन Q0 के ऊपर, ड्यू टू किसकी वजह से, अब Q2। ऐसे करते करते F0N लिख सकते हो, ये फोर्स है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर है, किसकी वजह से, Qn की वजह से। ये सारी की सारी फोर्सेज आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। हमें कि मल्टीपल फोर्स निकालनी है, जैसे हमने कूलाम सलाम में किया था ना, मल्टीपल फोर्स दो फोर्स निकाल दिए, ऐसे हम क्या करेंगे, सारी फोर्स निकालेंगे। पहले निकालें F01, फिर F02, F03, F0N, सारी फोर्स निकाल के इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, हमारी टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। हमारा इस टॉपिक में मेन मकसद ये है, आपको सारी फोर्स निकालनी है। तो कूलाम सला लगा देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कूलाम्स लॉ लगा देते हैं। पहली फोर्स निकालेंगे F01 फोर्स लगाओ बच्चों। देखो F01 है ना, यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा चार्ज लेना है। एक तो टेस्ट चार्ज, दूसरा क्या है, सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है, Q0, सोर्स चार्ज क्या है, Q1, डिवाइड बाई डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस देखना आप ध्यान से, जो यहाँ पे फोर्स होगी उसका अपोजिट डिस्टेंस लेना है, ध्यान से देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस रहेगा। अब देखो डिस्टेंस क्या रहेगा, R01 है तो 10 का स्क्वायर और R10 कैप, ये यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये F01 फोर्स आ जाएगी। इसी तरह से आप F02 फोर्स निकालोगे, आप इसी तरह से F02 फोर्स भी फाइंड आउट करो। F02 फोर्स किसके बीच में, टेस्ट चार्ज और सेकंड क्या है, सोर्स चार्ज, इनके बीच में है। Q0 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस क्या लेंगे अब, R20 वेक्टर का स्क्वायर और R20 कैप। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, F0N फोर्स निकालनी है। F0N फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगी, Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 कैप, ये यूनिट वेक्टर है। ये आपकी सारी फोर्सेज आ गई बच्चे। इन फोर्स को हम क्या करेंगे, इन फोर्स को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते, तो हमारी टोटल फोर्स आ जाएगी। फिर तो पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फोर्सेज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो टोटल फोर्स क्या बन जाएगी, टोटल फोर्स F इक्वल टू F01, 01 क्या थी, Q0 Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R10 वेक्टर का स्क्वायर R10 कैप, प्लस दूसरी कौन है, Q0 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R20 वेक्टर R20 कैप, प्लस ऐसे करते करते लास्ट में क्या निकालनी है, Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 कैप। अब इनमें से कॉमन देखो क्या निकलेगा, Q0 सब में कॉमन है,
अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन में R10 वेक्टर स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन में R20 वेक्टर का स्क्वायर R20 कैप प्लस सोन प्लस में लास्ट में Qn अपॉन में Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 कैप। सब में कॉमन निकालिए। आप इसको समीशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या कैसी वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू कैसे बच्चों, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करते करते Qn आएगा। ऐसे R10 R20 R30 ये भी क्या है डिस्क्रीट वैल्यू, सारी डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू होती है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, समीशन लगाते हैं। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है, 1 से लेके n तक। तो हम i को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लिया गया, i की वैल्यू 1 से लेके n तक गई हुई है। तो कैसे लिखेंगे इसको, Qi अपॉन में Ri0 वेक्टर स्क्वायर और Ri0 कैप। हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपकी क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज की जैसे टोटल फोर्स आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट एक स्टेप में, और इसको आगे भी लिख सकते हो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू n तक Qi अपॉन में मॉडुलस कैसे लिखते थे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर इसका स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिखोगे, R0 वेक्टर माइनस में Ri वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये थी हमारी टोटल फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था ये डेरिवेशन थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, ठीक है। बस 2-3 डेफिनेशन और रहती है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। थोड़ा सा और रहता है, 3 डेफिनेशन है वो और कर लेते साथ में, ओके। 3 डेफिनेशन है बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोस थ्योरम आ गया कि जो कि 100 के 100% आपकी पेपर में आती है, हर बार एक एप्लीकेशन जरूर आती है। 100% लेके चलो उसको कि 100% गोस थ्योरम का जो टॉपिक है उसकी जो एप्लीकेशन आती है, 4 एप्लीकेशन है टोटल गोस थ्योरम की, उन चारों में से एक 100% हर बार आ जाती है। तो उसमें ये जो डेफिनेशन है वहाँ पर ये यूज होगी, आगे भी काफ़ी जगह यूज होगी। तो प्लीज़ इन दोनों, ये टोटल वैसे 3 डेफिनेशन है, 3 में से 2 ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। तो पहली जो दोनों उसमें से पहली तीनों में से जो फर्स्ट है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होती क्या है, देखो डेंसिटी बनानी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन आई ना, किससे डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। होती क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज देखो चार्ज है हमारे पास, तो क्या करो, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जो हमारा चार्ज है उसको उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। सरफेस एरिया किसका लेना है, सेल का लेना, सेल कोई भी आपकी सेल होगी। सरफेस एरिया हमें क्या किसका लेना, लेके चलना है यहाँ पे, सरफेस एरिया हमें सेल का लेके चलना है। तो अगर हम चार्ज को उसके सेल के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी। कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को ए से डिनोट करते हैं। अगर सेल की बात हो रही है, सेल किसकी तरह दिखता है, स्फीयर की तरह, तो एरिया ऑफ होना क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज अपॉन ए इक्वल टू चार्ज अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपकी डेफिनेशन है, बस फर्स्ट डेफिनेशन थी ये। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर वर्ड सुना होगा ये लीनियर क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग, जो लेंथ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगी उसके अंदर ये डेफिनेशन लगेगी। लेंथ वाइज जिसकी बात करेंगे, अब इसकी भी डेंसिटी बनानी है। इसकी डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होती है डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका भी फॉर्मूला बना दो, क्या बनाओगे, चार्ज पर यूनिट उसकी, लीनियर का मतलब उसकी क्या लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे। लीनियर का मतलब उसकी लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ किसकी लेंगे, मान लो मेरे पास कोई भी सिलेंडर होगा, सिलेंडर क्या, देखो रोड होती है, रोड किस फॉर्म में होती है, सिलेंडर फॉर्म में होती है ना। इसकी रेडियस कितनी होती है, आर होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, एल। टोटल ये एंगल कितना बनाता है, 2 पाई का। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर एल, ये बन जाएगी। तो ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है। जो भी आएगा, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सरफेस चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। ऐसे ही थर्ड डेफिनेशन आती है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसमें क्या करना, वॉल्यूम से डिवाइड करना। जैसे सब में हमने डिवाइड किया है ना, इसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिनोट किससे करते हैं, रो से। तो रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम किसकी लेनी है, सॉलिड स्फीयर की लेनी है।
सॉलिड स्पेयर है ये, ठीक है। सॉलिड स्पेयर की वॉल्यूम लेंगे और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होती है आपकी क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो तीनों डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में क्या क्या है। फर्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो होती क्या, चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। ये गोस थ्योरम की जो पहली एप्लीकेशन है ये वहाँ लगेगी, याद रखना, वहाँ मैं आपसे पूछूंगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चार्ज को अगर लेंथ से डिवाइड करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। ये गोस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन आएगी उसमें लगेगी। ये आपकी गोस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन है जो कि सिलेबस में नहीं है, टोटल 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वहाँ पे लगेगी लेकिन ये हमारी कहीं पे यूज नहीं हो रही है, इसलिए इसको लीव कर सकते हो आप। आपको मेन जो है ये दोनों ही याद रखनी है, ये वहाँ पे यूज होएगी बच्चों, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सबको मेरी वीडियो जितनी भी बनाई है मैंने, सब टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सब अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।